नमस्कार। आज हम लेकर आए इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 5th और उसके अंदर पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट वर्ड जो उसके अंदर मेंशन हैं, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए प्रीएम्बल से रिलेटेड। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के एक एक करके शुरू करते हैं। अब देखिए, अब प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है। तो प्रस्तावना का मतलब होता है कि एक इंट्रोडक्शन। आपको जो कोई भी बुक होती है, हर बुक का एक इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो कहां दिया जाता है, बुक की स्टार्टिंग में दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि बुक के अंदर एक्चुअल में है क्या। ऐसे ही सेम यहां कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि संविधान के अंदर जो भी चीजें हैं, ठीक है, उनका मतलब क्या पढ़ने वाले हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और संविधान किस तरीके का है, इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम कहते हैं प्रीएम्बल, प्रस्तावना संविधान। देखिए, प्रीएम्बल की जो मांग है सबसे पहली बार कब आई थी, तो जब हमारा देश आजाद होने वाला था। आजाद होने से पहले क्या है, देश के लिए रिटर्न रूल्स लिखने के लिए, उन पर डिस्कशन करने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही 13 दिसंबर 1946 को दिल्ली के अंदर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उन्होंने एक भाषण दिया था जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं, कि संविधान एक्चुअल में जो लिखा जाना था वो किस तरीके का लिखा जाए। उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके का संविधान का जो डिजाइन होना चाहिए। इस पे उन्होंने भाषण दिया 13 दिसंबर 1946 को, और बाद में इसी जो इनका ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, इसको 22 जनवरी 1947 को 1947 में एक्सेप्ट कर लिया किसने, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और बाद में क्या है, जब संविधान लिख दिया गया तो वो एज ए इंट्रोडक्शन पेज जोड़ दिया गया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना कहलाया। अब देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं यहाँ संविधान में, या इसमें जो प्रीएम्बल है, इसमें दो चीजें हैं। एक ये देखो, पहली बात, ये जो है ये नेचर को डिफाइन करता है। ये संविधान का जो संविधान का नेचर है उसे डिफाइन करता है प्रीएम्बल के अंदर। या आप ऐसे कहो कि प्रीएम्बल जो इंट्रोडक्शन पेज है संविधान का, वो नेचर बताता है कि जो संविधान नाम की किताब है उसमें किस तरीके के रूल्स हैं और देश को किस तरीके से कंट्रोल करना है। ठीक है, और दूसरा ये बताता है ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। यहां पे मेनली दो ही चीजें हैं इसमें। द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोल मनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, और हम अपनी सत्यनिष्ठा से भारत को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक संविधान नाम की किताब गठित कर रहे हैं, जिसके बारे में कहां बताया गया है, यहां पे इंट्रोडक्शन या प्रीएम्बल में बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पे क्या कहा गया है, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। और पहली बात, क्या नेचर क्या बताया है कि हमारा नेचर कैसा होगा संविधान का या देश में के ऊपर जो रूल्स बनने हैं, कि हम सोवरेन होंगे, मतलब इंडिपेंडेंट होंगे, सोशलिस्ट होंगे, समाजवादी होंगे, सेक्युलर होंगे, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और उसके बाद नीचे फिर इससे होगा क्या, इससे होगा जस्टिस मिलेगा, आजादी मिलेगी, लिबर्टी, इक्वलिटी मिलेगी, और भाईचारा बढ़ेगा, फ्रेटर्निटी। तो बेसिकली ये सारी के सारी जो चीजें हैं, ये जो प्रीएम्बल में संविधान के बारे में बताया गया है, ये क्या है, नेचर और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके जरा यहां पे देखें। तो पहली बात, यहां पे आपको पता है कि ये 5 वर्ड है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। पहली बात, तो आप इन्हें याद कैसे करेंगे वो देखो, फिर एक एक करके चीजों को अच्छे तरीके समझेंगे। तो इसे याद करने का तरीका है SQDR। एस से 3 शब्द, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। ठीक है, डी से डेमोक्रेटिक, और आर से ये जो आर है इससे रिपब्लिक। तो इससे याद रखना कि ये याद कैसे करोगे इसे, तो SQDR। ठीक है, हाँ, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो यहाँ पे प्रीएम्बल में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनिशियली, उनकी सीक्वेंस क्या है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। अच्छा, एक और बात, अब बात आती है कि ये जो 2 वर्ड हैं, ये वाले, ये बाद में ऐड किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। ठीक है, तो यहां प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर 2 शब्द 42वें नंबर के संविधान
सुधार के तहत या अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में जोड़े गए, और इसके साथ साथ एक और ये नीचे वर्ड जोड़ा गया है जिसे इंटीग्रिटी कहते हैं, जिसे अब ये पढ़ेंगे हम। ये भी कब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया। तो बेसिकली 3 वर्ड जोड़े गए थे 1976 में। अब ये कब, तो हमें पहले बोला गया था कि माना जाता था कि हमारा जो प्रीएम्बल है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी इवन बताया था कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है और उसमें अमेंडमेंट्स नहीं किए जा सकते, ठीक है। लेकिन बाद में 1973 में एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस आया, केशव नंदा भारती केस, जिसमें बताया गया कि प्रीएम्बल जो है संविधान का पार्ट है, जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 368 का यूज करके, मगर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो खतरे में नहीं आना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है मतलब भाईचारा, ह्यूमैनिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी, ये सब बना रहना चाहिए, और हमारे देश की यूनिटी। इसको छोड़ के आप जो बाकी चीजों में क्या है बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो वही बात है। अब देखो एक बात, अब आपको इनकी सीक्वेंस समझनी है तो कभी भूल जाओ तो देखो सोवरेन में 9 वर्ड्स हैं। यहां पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ड्स हैं। और इसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 वर्ड्स हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि ये 2 वर्ड तो बाद में ऐड हुए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर तो बाद में ऐड हुए हैं, तो इसीलिए ये याद रखना कि जो 9 वर्ड्स वाला सबसे बड़ा वर्ड है वो पहले आएगा, और जो बाद में जो 2 वर्ड ऐड हुए हैं वो बीच में आएंगे सोवरेन के बाद। और इसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट पे कौन सा पहले आएगा? तो इसमें सेक्युलर शब्द जो है वो बाद में आएगा, जिसमें कम वर्ड्स हैं, ठीक है, 7 ही वर्ड हैं इसमें, और इसमें 9 वर्ड्स हैं, ये पहले आएगा। तो इसी के तरीके से आप इसकी सीक्वेंस में कभी कंफ्यूज हो तो याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर तो क्या कहा, सोवरेन का मतलब क्या होता है? यहां पे रेन मतलब होता है शासन, रेन का मतलब होता है शासन, सो मतलब होता है एक तरीके समझने के लिए कह लो स्वयं का। तो आपको पता है कि स्वयं का शासन, संप्रभुत्व, पहले आजादी से पहले अंग्रेज हमारे देश के ऊपर शासन करते थे, मगर ये जो किताब है संविधान नाम की किताब, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि जब ये लागू हो जाएगा, ठीक है, तब हम कैसे हैं, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम क्या है, संप्रभुत्व है, सोवरेन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट पावर है, हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, ये बताता है, ठीक है। दूसरी चीज सोशलिस्ट बेसिकली समाजवादी। तो यहां पे क्या कहा गया है, ये शब्द इसलिए ऐड किया गया है ताकि एक सोशल वेलफेयर जो है वेलफेयर स्टेट डेवलप की जा सके, मतलब समाज में सभी लोग बराबर हैं और सभी को एक इक्वल तरीके से क्या ट्रीट किया जाए। फिर सेक्युलर बोले तो धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष बोले तो बेसिकली अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक 135 से 135 करोड़ जो भारतीय हैं वो सभी इक्वल हैं। यहाँ पे किसी तरीके का कोई धर्म का बैरियर नहीं है, सिर्फ जो प्राइमरी रिलीजन है वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ह्यूमैनिटी को इन्होंने प्रायोरिटी दी है। फिर इसके बाद कहा गया डेमोक्रेटिक, डेमो बोले तो बेसिकली डेमो पीपल लोगों को बोलते हैं, और क्रेटिक बोले तो टू गवर्न। अब यहां पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला, ठीक है, शासन। तो आपको पता है चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ठीक है, सबको कौन चुनता है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता ही चुनती है, इसीलिए जनता जनार्दन है, इसीलिए ये जनता द्वारा चलाया जाएगा देश। और इसके बाद रिपब्लिक री प्लस पब्लिक। आपको एक बात अच्छे तरीके से पता है कि आजादी से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो देश पब्लिक के हिसाब से नहीं चलता था। अब आपको पता है कि जब से ये संविधान लागू हो गया, लोग जो है 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया, और जिसकी वजह से क्या है वो अपना हेड, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे स्टेट में सीएम हो, सबको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चुन सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे जो ये पहला जो ये वर्ड है ये नेचर डिफाइन कर रहा है कि हमारा जो संविधान है वो कैसा होगा, उसका नेचर प्रीएम्बल में बताया गया है। तो जिसमें क्या आ गया है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, सोवरेन हैं, हम सोशलिस्ट हैं, समाजवादी होंगे, हम सबको इक्वल तरीके समझेंगे, हम सेक्युलर हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक देश हैं, और एक रिपब्लिक गणतांत्रिक देश है, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे बातें बताई गई हैं। उसके बाद किसी लिए ये सारी चीजें जो हम संविधान में अडॉप्ट कर रहे हैं देश के लिए, इस देश को इस तरीके का बना रहे हैं, किस लिए, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, फिर बात आती है ये ऑब्जेक्टिव वाला कि ये सब चीजों की जरूरत क्यों है। फिर दूसरा पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव। तो देखो यहाँ पे क्या है, टू सिक्योर
टू ऑल सिटीजन्स, हमें अपने नागरिकों को क्या देने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम, तो जस्टिस। पहली बात न्याय। अब न्याय क्या है, तो न्याय 3 तरीके का मेंशन है यहाँ पे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये याद रखना, इसकी सीक्वेंस भी याद रखना। और 3 टाइप का न्याय प्रीएम्बल में मेंशन है। इस पर यूपी पीसीएस में 1-2 साल पहले एक सवाल भी पूछा था कि प्रीएम्बल में जो जस्टिस दिया गया है वो कितने टाइप का है, तो 3 टाइप का है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, यहां पर ये बात याद रखना कि हम समाज में सभी को बराबर समझेंगे, हम इकोनॉमिक, आर्थिक तरीके से भी कहीं ना कहीं सबको बराबर लेके चलने की कोशिश करेंगे, और राजनीतिक, तो राजनीतिक तरीके से आपको पता ही है कि देश में कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है और पीएम, सीएम या कुछ भी बनने के लिए एलिजिबल है, आप ऐसे कहो। ठीक है, एक एज के बाद, तो इसलिए फ्रीडम है। तो जस्टिस ये क्या है कि सभी को ही इक्वल तरीके का जस्टिस है और मिलेगा। ठीक है, यहां पर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो भी। अब बात आती है लिबर्टी, आजादी। तो यहां पे क्या कहा गया है कि देश के जो लोग हैं उनको संविधान से किस तरीके की आजादी मिलेगी, तो थॉट्स की, विचारों की, एक्सप्रेशन, बोलने की, अभिव्यक्ति की, बिलीफ, विश्वास की, और फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो फेथ बेसिकली क्या है, एक तरीके से विश्वास करना किसी चीज में, और पूजना। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया है कि हमें अपने विचारों की आजादी है, उन्हें व्यक्त करने की आजादी है, किसी पे विश्वास करने की आजादी है। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के भगवान या किसी और में विश्वास करके उनकी उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इस तरीके की आजादी है, और ये इक्वलिटी, ये लिबर्टी दे रही है पूरे देश में लोगों को। ठीक है, तीसरा पर्पज है इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या है, समानता। समानता किस तरीके की, तो देखो यहां पे जो समानता ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। समानता किस तरीके की लाई जा रही है कि स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी दी जाए। देखो आपको अच्छे तरीके से पता है, मेरा स्टेटस, वो फलाने का स्टेटस, ये जो है ना, मतलब एक होता है ना, एक जातिवाद है, ठीक है, रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को खत्म करना है यहाँ पे संविधान के द्वारा। और किया भी गया है यहाँ पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन भी है, वो रियल में नहीं हो पा रहा, वो अलग चीज है। बट यहाँ पे ये याद रखना, ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर स्टेटस जो है उसको इक्वल तरीके से इक्वलिटी लाए कि कोई अमीर गरीब कुछ नहीं है, सब समान है, और सबको अपॉर्चुनिटी दी जाए, इक्वल तरीके से अपॉर्चुनिटी दी जाए, और उन्हें प्रमोट भी करो कि आगे जाने के लिए। अब फिर चाहे वो आपको पता ही है, पूरे के पूरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनमें इस तरीके की काफी फ्रीडम, इक्वलिटी है। तो ये चीजें कभी आगे बात आएगी तो मैं बताऊंगा भी। ठीक है, फिर बात आती है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। अब भाईचारा किस तरीके का, तो एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। यहां पर क्या कहा गया है कि जैसे होता है ना कि भाईचारा ऐसा बनाओ जिससे जो हर किसी की जो इंडिविजुअल जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो बनी रहे, और दूसरी बात यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जिसमें भारत की एकता और अखंडता भी बनी रह सके। तो क्या कहा गया है कि संविधान में फ्रेटर्निटी वर्ड जोड़ा गया है, और इस तरीके से इसका यूज कर रहा है कि देश में सबकी जो इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी, और एक भारत की एकता और अखंडता वो भी, दोनों मेंटेन रह सके, और ऐसा भाईचारा देश में होना चाहिए। तो बेसिकली आपने देखा क्या, यहाँ पे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे जोड़े गए हैं, ये किस लिए, कि देश में जो लोग हैं उन्हें जस्टिस मिल सके, उन्हें लिबर्टी, आजादी मिल सके, उन्हें इक्वलिटी मिल सके, और उन्हें फ्रेटर्निटी मिल सके। बेसिकली फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, और इसको बताया गया है कि प्रीएम्बल है, ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली। अब देखो यहाँ पर क्या, लास्ट में एक लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। बात याद रखो, आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को क्या है, बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949। अब यहां पे क्या कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देश के अलग अलग कोने से लोग चुने गए थे, उन्होंने वहां पे डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। तो यहां पे यही कहा गया है कि संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को एडॉप्ट कर रहे हैं, कोई थोप नहीं रहे। हम सारे लोगों ने मिलके, देश के अलग अलग कोनों से रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने डिस्कशन किया, और यहां पे क्या किया, डिस्कशन होने के बाद उसको एक्सेप्ट किया कि हां हम इसे फॉलो करेंगे जब से ये लागू हो जाएगा तब से।
ठीक है। और लागू कब से हुआ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबको पता है 26 जनवरी 1950 से, और उस दिन से यहां पे ये सारी चीजें होती आ रही है और हम संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता उसे कहते हैं वायलेशन ऑफ लॉ, कानून का उल्लंघन करना। अब देखिए, अब आपके पास यहां पर क्या है, मेनली 3-4 तरीके के सवाल हैं। पहली चीज यहां पे अक्सर पूछ लिया जाता है ये वाली लाइन कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो अक्सर यहां पूछ लिया जाता है यहाँ पे वी है या क्या है, या यहाँ पीपल, तो ये याद रखना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया लाइन है। फिर यहाँ पे इनकी सीक्वेंस पूछ ली जाती है, ठीक है। इसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि ये वर्ड कब ऐड हुए थे, कौन से ऐड हुए थे, तो ये 2 ऐड हुए और यहाँ पे नीचे ये इंटीग्रिटी ऐड हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा इनकी मान लो सीक्वेंस पूछ ली जाए, ठीक है। तो सीक्वेंस ऐसे तो कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। जे से जस्टिस, ठीक है, एल से लिबर्टी, ई से इक्वलिटी और एफ से फ्रेटर्निटी, ऐसे करके याद रख सकते हो आप, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और पूछी जा सकती है, जैसे लास्ट 1-2 साल पहले पूछा गया कि जस्टिस कितने टाइप का है, तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ऐसे ही हो सकता है लिबर्टी भी पूछ ले, कितने तरीके की, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप की, तो ऐसे 4 तरीके की। तो ऐसे करके ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे, ये सारी चीजें याद रखना। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वो किस तरीके से उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए तो किस तरीके से पूछे गए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26/1/1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था। मतलब जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर संविधान में कौन कौन से वर्ड्स थे, तो ऑप्शन ए अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या ये ऑप्शन जो वर्ड्स थे प्रीएम्बल में। फिर इसके बाद अ सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन सी अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और ऑप्शन डी अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो देखिए इसका सही आंसर है क्या, तो इसका सही आंसर है सी, ये अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप इधर देखिए जरा, आपको अच्छे तरीके से पता है ये संविधान की प्रस्तावना है, यहां पर ये सोवरेन, डेमोक्रेटिक और ये रिपब्लिक वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यही 3 थे। ये जो सोशलिस्ट वर्ड और ये सेक्युलर वर्ड और यहां पर ये इंटीग्रिटी, ये तीनों तो बाद में ऐड किए गए थे, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें नंबर के संविधान सुधार 1976 से ऐड किए गए थे। तो यहां पर सिर्फ यही एक ऑप्शन ऐसा बच रहा है जिसमें तीनों वर्ड्स हैं सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। क्वेश्चन नंबर 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें कुछ वर्ड्स की सीक्वेंस बतानी है। तो ऑप्शन ए रिपब्लिक, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, यूनिवर्सल या सोवरेन, क्या ये सीक्वेंस सही है। बी सोवरेन, सोशलिस्ट, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, क्या ये सही है। ऑप्शन सी सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, पीपल, सेक्युलर, रिपब्लिक, क्या ये सीक्वेंस सही है। और ऑप्शन डी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, कौन सी सीक्वेंस सही है इसमें। तो इसमें सही है इसकी ये ऑप्शन डी, इसकी सही सीक्वेंस ही है। अब देखिए जरा यहां पर आपको पता है ये सोवरेन वर्ड है, ये सोशलिस्ट है, ये सेक्युलर है, ये डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सही सीक्वेंस ये है। इसको मैंने बताया था आपको याद करने के लिए SQDR, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर 3, क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, D से डेमोक्रेटिक और R से रिपब्लिक। तो ऐसे करके ये 5 वर्ड्स हैं और इनकी सीक्वेंस है, तो यही सही सीक्वेंस है। और यहां पर जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हो यहां पर भी यही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव करेक्ट आंसर यूजिंग कोट्स गिवन बिलो। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोडों का उपयोग करके सही उत्तर दें। अब ऑप्शन ए द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल। जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य संकल्प अतः प्रस्तावना बन गया। अब देखो एक बात यहां पर इसमें पूछा गया है
कि प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ यहां पे सेंटेंसेस हैं, उनको बताना है कि वो सही है या करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन ए जो है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पास किया था या बोला था, क्या वही प्रीएम्बल बना? तो बिल्कुल सही, आपको अच्छे तरीके से पता है। 13 दिसंबर 1946 को जब दिल्ली में संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब मीटिंग चल रही थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था, ठीक है, संकल्प उद्देश्य दिया था, जिसमें बताया था कि संविधान किस तरीके का बनना चाहिए। और उसी को ही 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने मान लिया था और बाद में वही क्या बना? संविधान की प्रस्तावना बना, प्रीएम्बल बना। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब ऑप्शन 2, इट इज नॉन जस्टिफिएबल, यह गैर न्यायोचित है। अब ये बात आती है कि देखो, पहली बात, जस्टिफिएबल या जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब किसी चीज का वॉयलेशन होता है तो वॉयलेशन होने पर हम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और नॉन जस्टिफिएबल का मतलब होता है कि उसके वॉयलेशन होने पर कि हम कोर्ट जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोर्ट उस पर एक्शन ले ही ले, ठीक है। और अब देखो यहां पर तो ये भी ठीक है, क्योंकि प्रीएम्बल जो है उसके ऐसा नहीं है उसमें जो वर्ड्स हैं अगर वो देश में सरकार लागू नहीं कर पाई तो उसके वॉयलेशन पे कोर्ट में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये भी ठीक है। अब इसके बाद अगला, इट कांट बी अमेंडेड। अब क्या इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता? तो भाई हुआ है ये तो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसमें एक बार संशोधन हो चुका है, तो ये गलत है। इसके बाद, प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रीएम्बल प्रस्तावना जो विशिष्ट प्रावधान को छोड़कर ओवरराइड नहीं कर सकती संविधान को? तो बिल्कुल सही है। और प्रीएम्बल सुप्रीम हमारा लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका एक पार्ट है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसीलिए जो वो जो हमारा सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, उससे आगे नहीं जा सकता, उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। तो यहां पे 3 ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। अब देखते हैं यहां पे आंसर क्या है। तो ओनली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो बिल्कुल नहीं, ये थर्ड गलत है, तो ये हो नहीं सकता। फर्स्ट सेकंड बिल्कुल नहीं, फोर्थ भी सही है। सी, ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड, भी थर्ड गलत है, तो ये भी गलत है। फिर ओनली फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि इसमें थर्ड नहीं है, और यही इसका आंसर है डी, ओनली फर्स्ट सेकंड फोर्थ। अब देखिए, अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था कब? ये तो मैं अभी बार बार बता रहा हूं कि ऑप्शन ए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, ऑप्शन बी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 और ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ये 42वें नंबर के संविधान सुधार 1976 से संविधान में संशोधन हो चुका है। अब बात आती है अगला क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को भारत की कुंडली कहा है, हॉरोस्कोप कहा है प्रीएम्बल को? तो ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बी.आर. अंबेडकर। तो देखो, के.एम. मुंशी जो हैं, इन्होंने क्या कहा है, प्रीएम्बल को हॉरोस्कोप कहा है, किसका? इंडिया का। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज सीक्रेट डॉक्यूमेंट। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी बी.आर. अंबेडकर। तो देखो, पवित्र दस्तावेज इसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये समाज में जितने भी लोग होते हैं उन सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या आप ये कहो कि सबको अपलिफ्टमेंट के लिए एक चांस दे रहा है। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? ठीक है, अब ऑप्शन ए केशवनंदा भारती केस, ऑप्शन बी बेरूबरी केस, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल केस और ऑप्शन डी है आधार कार्ड केस। तो इसका सही आंसर है केशवनंदा भारती केस 1973। इसी केस में एक बहुत ही लैंडमार्क केस है। इसी केस में कहा था कि प्रीएम्बल जो है संविधान का एक अभिन्न पार्ट है। ठीक है, प्रस्तावना जो है हिस्सा है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आ जाती है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड विच वर्ड्स इन द प्रीएम्बल? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े? तो ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक, दूसरा सेक्युलर, ऑप्शन बी सेक्युलर, दूसरा इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी सोवरेन, दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा सेक्युलर, और ऑप्शन डी है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है यही डी। ठीक है, अब यहां पे आप देख लो, मैंने अभी भी बताया था कि ये इधर ऊपर टॉप में सोशलिस्ट, सेक्युलर और नीचे इधर फ्रेटर्निटी में इंटीग्रिटी, ये जोड़े गए। तो याद रखना कि दो वर्ड जो सोशलिस्ट और सेक्युलर, तो वो तो टॉप पैराग्राफ में जोड़े गए हैं, और इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारे वाले में जोड़ा गया है। चलिए अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो देखिए इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है बी, थर्ड। अब बात यहां पर आती है, आप यहां देखो, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो 3 तरीके का जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो यहां पर प्रीएम्बल में 3 ही तरीके का जस्टिस मेंशन है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल? प्रस्तावना में कितने प्रकार की लिबर्टी का उल्लेख किया गया है? अब ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा एक कहो कि कॉन्ट्रडिक्शन वाला है। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन सी है 5। तो इसका आंसर जो है डिबेटेबल हो सकता है इन दोनों में से, सी और 4 में से, बट हम इसका आंसर सी मानेंगे। कैसे? तो इधर देखो, ये है आजादी, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब देखो यहां पे लिबर्टी ऑफ थॉट एक हो गया, एक्सप्रेशन एक हो गया, बिलीफ एक हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि फेथ और वर्शिप को जनरली एक कंसीडर किया जाता है, और फेथ और वर्शिप को अगर एक कंसीडर करेंगे तो ये 4 टाइप का है। ठीक है, बात समझना। ठीक है, अगर और नॉर्मली इसे सिंगल ही कंसीडर करते हैं, मगर कुछ लोग अगर इसे सेपरेट कर ले तो 5 टाइप की हो जाएगी। अब देखो आप यहां पर कि ये यहां पे हमने इसको 4 आंसर माना है इसका, क्योंकि 4 टाइप है, क्योंकि फेथ एंड वर्शिप को हम सिंगल मान रहे हैं। लेकिन मान लो यहां पे दोनों ऑप्शंस हैं 4 और 5, इसलिए हमने इसे 4 मान लिया है। लेकिन अगर मान लो ये 4 ऑप्शन में ही ना होता तो फिर हम इसका आंसर 5 कंसीडर करते। ठीक है, या फिर किसी एग्जाम में पूछा जाएगा और 4 5 दोनों होंगे, तो फिर वहां पे थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, वो क्वेश्चन क्या होते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं, या उनके सभी लोगों को मार्क्स दे दिए जाते हैं। और अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।